सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, अपना थर्ड चैप्टर। तो इसके पहले ये अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा अपना जो हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत जो सीखा था हमने उसको हम थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जाने थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और वो सारे जो लाइफ प्रोसेस थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एनर्जी कैसे बनाता है। हमने देखा था जैसे ग्लाइकोलाइसिस था, फिर कप साइकिल था, मतलब टीसीए साइकिल था ना, जिससे एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। और टीसीए साइकिल के बाद फिर इलेक्ट्रो ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और उसके बाद हमें 5 मॉलिक्यूल मिलते हैं एटीपी के एनर्जी। हमने बहुत सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस के बारे में देखी थी। फिर हमने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी जाना था कि कुछ सेल होते जो एरोबिक, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते और कुछ ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हुए भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है या जब उनके पास ऑक्सीजन की कमी रहती है, तब उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सारे नहीं करते ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट, समझे। और फिर हमने ये भी देखा था ना कि मसल्स जो रहता है अपना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने मसल सेल रहते हैं अपने बॉडी के मसल सेल, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और फिर हमने अपने सेकंड चैप्टर्स में ये भी देखा था कि जो प्रोटीन रहता है उसका डाइजेशन होने के बाद हमें अमोनियो एसिड मिलता है, और हमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। और हमने फिर कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है 9 किलो कैलोरीज मिलती है पर ग्राम ऑफ लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। ये सबसे ज़्यादा हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है लिपिड से, तो ये याद रखना, हो सकता है आपको पूछे पेपर में। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में हमारे लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और जो लिपिड रहता है वो जब ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाता है। अपने बॉडी में जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और जो प्रोटीन रहता है वो स्टोर नहीं होता, क्योंकि जब प्रोटीन का जब अमोनियो एसिड का जब ब्रोकन डाउन होता है तो उससे अमोनिया बनता है, और अमोनिया एक डिजीज़ है, तो इसलिए वो हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और विटामिन्स के बारे में भी पढ़ा था कि विटामिन 6 टाइप्स के होते हैं विटामिन, वो ABCDE&K हमने पढ़ा था कि ADE जो है वो फैट सोल्यूबल होता है और BC जो है वो वाटर सोल्यूबल है ये। और हमारे बॉडी में फिर 65 to 70% वाटर होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और ये सारी चीज़ें आप याद रखो। ये बहुत मतलब पेपर में आ सकता है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम है 10th है तो ये आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना % वाटर रहता है, तो 65 से लेकर 70% वाटर रहता है। और अपना जो सेल रहता है उसका जो वेट रहता है वो 70% वाटर ही रहता है उसका वेट। और फिर हमने फ़ाइबर के बारे में भी देखा था कि हमें फ़ाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं और वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। फिर हमने सेल डिवीज़न के बारे में देखा था कि सेल डिवीज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि सेल डिवीज़न के 2 टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है वो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए रहता है। हम छोटे से बड़े माइटोसिस की मदद से ही होते हैं, मतलब पहले हम छोटे से होते हैं और बाद में हम बड़े हो जाते हैं, तो वो माइटोसिस की मदद से ही होता है। और फिर हमने देखा मियोसिस में, तो मियोसिस से जो गैमेट्स रहते हैं, जो जर्म सेल रहते हैं वो सब बनते हैं। और जो मियोसिस है वो आज का जो हमारा थर्ड चैप्टर उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला है मियोसिस, क्योंकि ये जो अपना थर्ड चैप्टर है वो पूरा रिप्रोडक्शन के ऊपर ही बेस है। और हमने पिछले चैप्टर में क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा थर्ड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। मतलब ये भी उसी लाइफ प्रोसेस के बारे में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस के बारे में, लेकिन ये जो चैप्टर है वो पूरा रिप्रोडक्शन के ऊपर ही बेस है। मतलब पूरा रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है ये चैप्टर, इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है, खाली रिप्रोडक्शन के बारे में ही पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं।
तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। तो चलो कुछ बेसिक्स पॉइंट जान जाते। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका कुछ बेसिक्स पॉइंट है वो सब देख लेते। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, थर्ड चैप्टर है ये। तो देखते हैं पहला पॉइंट, ऑल दोस लाइफ प्रोसेस एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एसेट्रा आर एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। मतलब जो लाइफ, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है, हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जाने, सेल डिवीजन जैसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है, वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब उसको जीना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ये सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर एक लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो चलेगा, ये ज़रूरी है, तो सब के सभी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक मेन ज़रूरी है, सब के सभी इम्पॉर्टेंट है और ये सब के सब एकदम ज़रूरी असेंशियल है कि अगर इसमें से एक भी लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाएगा। इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, अलाइव रहने के लिए ये सारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो सब करने पड़ते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर beside this life process one more life process occur in living organism, it is reproduction। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो इन सब लाइफ प्रोसेस के अलावा, मतलब ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है उसके अलावा एक और लाइफ प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। और देखो ये रिप्रोडक्शन का अगर मैं नाम से ही अगर इसका मतलब बताऊँ तो रिप्रोडक्शन का मतलब है एक प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म। मतलब समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पहले से एक प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म है और ये वापस से एक नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। मतलब वापस को क्या बोलेंगे, रिपीट कर रहे हैं, मतलब वापस से। और प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसलिए रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म वापस एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन, समझे। तो मतलब ये जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जितने भी यहाँ पे लाइफ प्रोसेस है उसके अलावा। मतलब बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनमें से एक रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। फिर आगे एक और पॉइंट है, हावेवर रिप्रोडक्शन डज नॉट help the organism to remain alive, but it help to maintain the continuity of the species of that organism। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए मदद नहीं करता। मतलब देखो अब ये न्यूट्रिशन है और ये रेस्पिरेशन है, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, वो मतलब कैसे भी करके बाद में तो मरेगा ही, जितना उसका एज रहेगा उतना करके वो मर जाएगा। लेकिन मतलब ये जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा नहीं रखता, वो रिप्रोडक्शन उसके जो स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी रहती है उसको मेंटेन रखता है एकदम की। मतलब जैसे हम लोग में नहीं बोलते क्या कि जनरेशन बोलते ना, कि हमारा समझ लो अब दादाजी है तो दादा के बाद उनके बेटा पिताजी, उसके बाद हम, तो ये जनरेशन है। अगर समझ लीजिए उसके बाद आपका बेटा नहीं हुआ तो अब जनरेशन आपकी ख़त्म हो गई, यहीं पे जनरेशन ख़त्म हो गई। अब जिस दिन आप मर जाओगे तो आपकी पूरी जो जनरेशन है, आपका जो पूरा मतलब ख़ानदान है वो ख़त्म हो जाएगा, कि अब आपके ख़ानदान में कोई नहीं बचा है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए कि हाँ ये ख़ानदान चलते रहे, कि इसके बाद एक और आएगा, इसके बाद एक और आएगा, तो उसके बाद ऐसे मेंटेन रहने के लिए खाली रिप्रोडक्शन मदद करता है उसको। मतलब वो कंटिन्यूटी, मतलब लगातार ऐसे चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, इसके बाद ये आते रहेगा। मतलब दादा का बेटा हुआ, फिर बेटे का हम हुए, फिर हमारे बाद हमारा बेटा हुआ, फिर हमारे बेटे का फिर बेटा हुआ, ऐसे रिपीट होने की, मतलब वो मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन मदद करता है। एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए मदद नहीं करता वो, समझे। मतलब एक स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, कोई भी स्पीशीज़ है अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसका जो मतलब प्रजाति रहे वो
किसी ना जिस दिन सारे जो जो उसकी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो मर जाएंगे, तो उस दिन उसका स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम मान लो कि अर्थ है, वो उसमें 100 या 10 मुर्गे हैं, मुर्गी है, मान लो मुर्गा मुर्गी जो भी है, तो वो 10 है, मतलब 5 मुर्गे 5 मुर्गी है। तो अगर उनके समझ लो रिप्रोडक्शन नहीं किए तो उसके बाद उनकी संख्या नहीं बढ़ी, तो जिस दिन मर जाएंगे, समझ लो 50 साल जिए या 10 साल जिए, 10 साल जिए, और 10 साल बाद सारी मुर्गी जब मर जाएंगी तो उसके बाद अब धरती पे कोई भी मुर्गी नहीं रहेगी, तो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो स्पीशीज़ कंटिन्यूटी चलने के लिए रिप्रोडक्शन मदद करता है। 10 नहीं, बहुत सारे हमारे अर्थ पे वैसे तो आपको ये पता चल गया। अब देखते हैं आखिर रिप्रोडक्शन, मतलब डिटेल में समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो ये ड्रॉ मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ पे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ जाते हैं। और ये डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं, अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, मतलब बोला ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दो, तो आप ये लिख सकते हो कि ये रिप्रोडक्शन क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक नया ऑर्गेनिज्म बना, मतलब जैसे कि ये एक है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बना बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पहले का ऑर्गेनिज्म से बना। ये जो मुर्गी ये पहले का एक ऑर्गेनिज्म है और इसने एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया, वो भी सेम स्पीशीज़ का, मतलब ये भी हेन की स्पीशीज़ का है और ये भी हेन का, मतलब मुर्गी है, ये भी मुर्गी है, मतलब मुर्गी या मुर्गा जो भी है। ये पता नहीं कौन मेल है कि फीमेल है वो तो नहीं पता चलेगा अपने को। तो ये जो मुर्गी है इसने एग दिया और ये मतलब सेम स्पीशीज़ का एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया, इसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। मतलब एक अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले के एक ऑर्गेनिज्म ने एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाया, वो भी सेम स्पीशीज़ का, मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म बनाया वो इसी की अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ का रहता है, समझे। और देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत सारे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे अभी सेल डिवीजन हो गया, फिर बहुत रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन भी उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, समझे। और it is also one of the various reasons responsible for evolution of each species। और जो मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन होने का। मतलब एवोल्यूशन होने का रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि देखो एवोल्यूशन होने के बहुत सारे रीजंस है। हमने अपना मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन पार्ट में देखे थे कि थेरी ऑफ एवोल्यूशन पे पढ़े थे, तो उसमें एक थेरी था एवोल्यूशन का। तो बहुत सारे रीजंस है एवोल्यूशन होने का, कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। तो उनमें से एक रिप्रोडक्शन भी रीज़न है कि मतलब एवोल्यूशन होने के लिए रिप्रोडक्शन भी एक रीज़न है। क्योंकि देखो जो एवोल्यूशन होता है वो कोई 1-2 साल में नहीं होता, वो करोड़ों साल लगते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म करोड़ साल तो जीता नहीं है। अब उसका नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आए, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में थोड़े और चेंजेस आए, तो उस तरह से एवोल्यूशन होता है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन किससे बना, तो रिप्रोडक्शन से बना। इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक रीज़न है, रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन का। मतलब ये भी एक रीज़न है, रिप्रोडक्शन भी एक रीज़न है एवोल्यूशन होने का। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनता, तो एवोल्यूशन नहीं हो पाता। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक रीज़न है एवोल्यूशन होने का। हर एक स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन करके ही अपना एवोल्यूशन किए ना, उसके नेक्स्ट जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, उस वजह से उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑक्योर मेनली बाय 2 मेथड्स, दोज 2 मेथड्स आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखो रुको दिखाता हूँ, ऊपर वाले फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ, इधर समझ आएगा। इधर 2 है, देखो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, मतलब करोड़ ट्रिलियन सेल जिसके बॉडी में होते हैं, या एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। और वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो 2 मेथड से ही करेंगे। मतलब
दो मेथड से, या तो ये पहला मेथड से करेगा या तो दूसरे मेथड से। जो पहला मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पहला जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है ना ये, और ये सिंगल ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। दो नहीं, मतलब जितने भी बना रहे, एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, जितने भी बनाए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब बिना, मतलब देखो हम लोग ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें एक मदर रहता है और एक फादर रहता है और उनका चाइल्ड रहता है, उनका एक चाइल्ड रहता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक मदर फादर जो भी नहीं, इसको हम बोलेंगे ये पेरेंट है, और ये अकेला ही एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है सेम स्पीशीज़ का, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक सिंगल पेरेंट रहेगा जिसने एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट नहीं रहता, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। मतलब गैमेट मतलब क्या, तो जो मियोसिस से बनते हैं ना, स्पर्म और एग बनते हैं ना मियोसिस से, जो गैमेट्स, तो इसके अंदर गैमेट का यूज़ नहीं होता। बिना गैमेट का एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, एक या दो जितने भी। तो और मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मुर्गा है तो मतलब ये मुर्गी है, तो एक मुर्गा रहेगा और दोनों मिलाकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं, जैसे अब मदर है और फादर है, जब इन दोनों का गैमेट का फ्यूजन होगा तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब एक चाइल्ड बनेगा। तो मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। यही अंतर है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और असेक्सुअल मतलब आगे आगे ना, का मतलब होता है, मतलब आगे आगे मतलब क्या कि ए आगे आगे, तो उसका मतलब नो नहीं, उसका अपोजिट हो गया। तो मतलब इसके अंदर गैमेट का यूज़ नहीं होगा, उसमें गैमेट का यूज़ हो रहा था तो इसमें गैमेट का यूज़ नहीं होगा। वही डिफरेंस है, नाम में ही पता चलता है। तो सब इतना समझ आया कि मतलब दो मेथड से होगा, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, या तो असेक्सुअल मतलब असेक्सुअल से करेंगे, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। दो ही मेथड ही है मतलब रिप्रोडक्शन का, को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीसेलुलर भी करते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं बेसिकली। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली मतलब मैं जितना मेरे को पता है उतना तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही खाली करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खाली करते हैं, उन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये जान जाते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि असेक्सुअल मतलब डिटेल में समझ जाते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल में मतलब क्या है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। एक दो कितना भी बनाए, जरूरी नहीं है कि वो दो ही बनाए कुछ। अब जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल में समझेंगे तो पता चलेगा कि खाली दो नहीं बनाता, तीन मतलब ऐसे 6-7 भी एक बार में बना देता है, या दो बना देता है, कितना भी बना सकता है वो। तो रिप्रोडक्शन है। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, समझते हैं इसको। वैसे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही चलेगा, उसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और वैसे तो आप लोग मियोसिस वाला वीडियो देख लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सब पहले वाले वीडियो देख लो सेकंड चैप्टर के, वो इम्पॉर्टेंट है और अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहा है, तो इसको स्किप मत करना थोड़ा भी। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने बाय एन ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने मतलब एक अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ने एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया, वो भी सेम स्पीशीज़ का, अलग स्पीशीज़ नहीं। मतलब ये जैसे अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, अमीबा ले लिया, पैरामेशियम, तो मान लो ये अमीबा है, तो ये जो अमीबा है इसने एक नया अमीबा बनाया, एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब एक न्यू अमीबा। मतलब जैसे न्यू का मतलब क्या हो, नया मतलब नया कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं, नया का मतलब एक न्यू मतलब एक चाइल्ड अमीबा ऐसा बोल सकते हैं, एक छोटा सा अमीबा बच्चा।
तो एक चाइल्ड अमीबा ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब स्पीशीज़ एक ही रहेगा कि अब ह्यूमन है तो ह्यूमन ने एक बच्चा न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब एक चाइल्ड ह्यूमन को बनाया, फॉर्मेट किया। तो वैसे ही ये जो ऑर्गेनिज़म है उसने एक न्यू ऑर्गेनिज़म मतलब ये अमीबा है तो इसने एक चाइल्ड अमीबा को बनाया, वो भी सेम स्पीशीज़ का है, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा का स्पीशीज़ का है। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट मतलब एक बिना गैमेट का, गैमेट मतलब क्या, स्पर्म और एक जो रहते हैं ना जाइगोट, बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमसे मतलब जो हमने मियोसिस में देखे थे ना, मियोसिस से बनते हैं। तो इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, बिना गैमेट का ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है क्या, मतलब सिंपल अगर समझने का है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखने का है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल बताने का है तो ऐसे बोल सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, बिना गैमेट का ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो भी सेम स्पीशीज़ का। और किसकी मदद से, तो एक ऑर्गेनिज्म की मदद से ना, थोड़ा ना अपने आप बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म की मदद से बाय एन ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो भी सेम स्पीशीज़ का और बिना गैमेट के। समझे, ये सिंपल मतलब है और ये डेफिनेशन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लिख सकते हो अगर कुछ आया इसके बारे में तो पेपर में। तो ये बहुत आसान है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, अच्छा एकदम ईजी है। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, as this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism। और ऐसा रिप्रोडक्शन मतलब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब एक मदर एक फादर की गैमेट की ज़रूरत नहीं रहती, इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही ये बना देता है, इसमें दो अलग अलग गैमेट की ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब मदर और फादर की गैमेट की ज़रूरत ही नहीं रहती, इसमें एक अकेला ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसमें इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, सिंपल ही मतलब है। फिर और इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, मतलब अब अमीबा ने एक नया अमीबा को बनाया, तो ये जो नया अमीबा बना है वो पूरा सेम रहेगा, उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटी एग्जैक्ट उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटी रहेगी उसके रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं कि ये जो पेरेंट है इसके जैसा ये पूरा सेम रहेगा, मतलब पूरा उसका जो डीएनए है वो पूरा सेम ही रहेगा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट डीएनए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ मतलब इधर उधर नहीं हो पाता है ना। इसके अंदर देखो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें एक मदर का आता है एक फादर का आता है, मतलब फादर का डीएनए और मदर का डीएनए और दोनों का मिक्स होकर एक नया डीएनए एक नया मतलब चाइल्ड बनता है। लेकिन इसके अंदर खाली एक ही रहता है जो पेरेंट है और खाली उसी का डीएनए, तो उसमें जब दूसरे का आ ही नहीं रहा खाली उसी का रहेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, इस वजह से पूरा एग्जैक्ट जेनेटिक रहता है, पूरा सेम रहता है उसका डीएनए, उसका जेन्स पूरा मतलब सेम रहता है, एग्जैक्ट डीएनए जेनेटिक सिमिलैरिटीज रहती है उसके रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के जैसा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, मतलब उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म पेरेंट जैसा पूरा मतलब पेरेंट के जैसा ही पूरा वो जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो पूरा अपने पेरेंट के जैसा ही रहता है। ह्यूमन में कैसा, ह्यूमन में थोड़ा अलग रहता है ना, ऐसा अलग दिख सकता है लेकिन उसमें पूरा सेम रहता है और सेम स्पीशीज़ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रहता है। और फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है आगे का मतलब थर्ड पॉइंट है, दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑक्योर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक, सिंगल मतलब एक, तो ये जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट रहता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसमें वो यूनिपेरेंटल नहीं रहता, उसमें दो पेरेंट रहते हैं, मदर फादर रहते हैं, मतलब उसमें जेंडर इन्वॉल्व होता है कि एक मदर रहेगा फादर रहेगा तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें एक खाली एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा जो खुद ही एक नया ऑर्गेनिज्म को बना देगा, इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं रहती और इसलिए मतलब ये यूनिपेरेंटल है क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया वो भी सेम स्पीशीज़ का, समझे। और किसकी मदद से बनाता है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन की मदद से बनाता है। ये माइटोटिक सेल डिवीजन की मदद से ये रिप्रोडक्शन करता है जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक वेयर एज फास्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मेथड। और जो
मतलब एक कमी रहती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक चीज़ की कमी रहती है कि इसके अंदर डीएनए मतलब डीएनए जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रहता है, जो डीएनए एक्सचेंज होता है ना, डीएनए मतलब ये अपना ऐसा रहता है ना डीएनए, ऐसा डीएनए, तो इसमें मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब वही अपना जो मेयोसिस में पढ़े थे ना, क्रॉसिंग ओवर, तो इसमें वो सब नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता कि आधा मदर का लिया आधा फादर का लिया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रहता है, क्योंकि यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। और ये यूनिपेरेंटल याद रखो कि यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, और यह बाय माइटोटिक सेल डिवीजन की मदद से होता है। तो ये सारी चीज़ याद रखो। तो मतलब इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है कि इसके अंदर मदर फादर का डीएनए एक्सचेंज ही नहीं होता, क्योंकि इसमें मदर फादर ही नहीं रहते, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट रहता है। और मतलब इसलिए ये एक कमी है इसके अंदर, और ये एक ड्रॉबैक है, इसका कमी है इसके अंदर, ये नहीं रहता, एब्सेंस है इसके अंदर, कम है इसके अंदर, रहता ही नहीं है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके अंदर सिर्फ पेरेंट का ही डीएनए रहता है, पूरा जेनेटिक इसलिए सेम रहता है, क्योंकि इसके अंदर ये होता ही नहीं है ना, मियोसिस होता ही नहीं है, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मतलब होती है, एक चीज़ अच्छी रहती है कि इसके अंदर जो मतलब असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है। मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एकदम फास्ट प्रोसेस है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है नए ऑर्गेनिज्म को बनने में, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए ये रिप्रोडक्शन में। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, और ये एक इसका मतलब कमी है इसके अंदर। तो इतना समझ आ गया आपको कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक बार फिर देख लेते। तो मतलब ये देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं आते, गैमेट नहीं रहता, इसके अंदर गैमेट रहते ही नहीं है, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो सेम स्पीशीज़ का रहता है, उसी को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटी पूरी सेम रहती है, और ये जो रहता है रिप्रोडक्शन वो यूनिपेरेंटल रहता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट रहता है जो एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है। फिर और इसके अंदर एक और चीज़ नहीं होती कि इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसके अंदर डीएनए एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि एक ही डीएनए ही रहता है, उसके अंदर क्या एक्सचेंज होगा, दूसरे का डीएनए ही नहीं है, बाहर से कोई चीज़ ही नहीं आती ना, बाहर से कोई डीएनए नहीं आता, इस वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। और ये मतलब एक कमी है इसके अंदर। लेकिन ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही लेकिन फास्ट प्रोसेस है, मतलब जल्दी हो जाता है वो, तो जल्दी एकदम मतलब फास्ट प्रोसेस है वो, इतना याद है वो फास्ट प्रोसेस है। पूछ लिया कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड फास्ट रहता है, तो बता देना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। या फिर ये पूछ दिया कि कौन सा रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल रहता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखो, और इजी चीज़ें। तो यही तक हम लोग अपना देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने वाले। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।